नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सुबह सवेरे बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ कर लेते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 8 फरवरी को ओडिशा होते हुए छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में प्रवेश करेगी। यात्रा की तैयारी को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता युद्ध स्तर पर तैयारी में जुटे हुए हैं। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी शुक्रवार को रायगढ़ पहुंचकर तो आपको बता दें कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में 5 दिनों तक रहेंगे। इस दौरान वे 536 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। खास बात यह भी है कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में प्रवेश के साथ ही 2 दिन का ब्रेक लेकर दिल्ली रवाना होंगे और फिर 11 फरवरी को फिर से रायगढ़ पहुंचकर यात्रा शुरू करेंगे। जी, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, उनका यात्रा छत्तीसगढ़ में प्रवेश 8 फरवरी को हो रहा है। इसके लिए संगठन के द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। कल के तारीख में हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय सचिन पायलट जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी, प्रतिपक्ष के नेता महन जी और हमारे यहाँ के स्थानीय नेता आदरणीय उमेश पटेल जी, सभी ने यहाँ पर कार्यकर्ताओं के जिले भर के कार्यकर्ताओं की और मोर्चा प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारियों की बैठक ली गई है। और देखिए, 8 तारीख को उड़ीसा से छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का प्रवेश होगा और 8 तारीख को ही हमारी एक बॉर्डर में बड़ी सभा होगी और झंडा का आदान प्रदान होगा। और उसके बाद माननीय राहुल गांधी जी किसी बैठक में दिल्ली जाएंगे तो 2 दिन तक यात्रा यहाँ स्टे करेगी। उसके बाद 11 तारीख को पुनः आउटर से हमारी यात्रा शुरू होगी। इधर विधानसभा में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और भूपेश बघेल ने मोदी की गारंटी पर भी सवाल उठाए हैं। भाजपा सरकार होर्डिंग्स में धान को 3100 नहीं दे रही है और राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त सरकार ने नहीं दी है। हम किसानों के लिए, आम जनता के लिए एटीएम थे, ये तो बैंक बन गए हैं, सीधा पैसा अडानी को जाता है। भूपेश बघेल ने आगे ये भी कहा है कि ना किसानों को पैसा दिया गया, ना ही महतारी वंदन के तहत पैसा मिला है। पिछले सत्र में महतारी वंदन योजना की बात बढ़ चढ़कर की गई थी, लेकिन अब तक लागू नहीं हुआ है। राज्यपाल के अभिभाषण में कहा गया है, लेकिन एक भी महिला को लाभ नहीं मिला। ऐसा कुछ नहीं है जिसका उल्लेख किया जाए, जिससे ये सरकार अपने आगे 5 साल किस प्रकार से या साल भर किस प्रकार से काम करेगी, इसका कोई रूपरेखा दिखाई नहीं पड़ रहा है। पहली बात तो ये है कि जो आप सबसे आपत्तिजनक बात ये है कि अभी तक के राजिम पुन्नी मेला ही राजपत्र में प्रकाशित है। राज्य सरकार ने अभी कोई परिवर्तन किया नहीं है, लेकिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में राजिम कुंभ कल्प की बात कही गई है, तो सरकार ने राज्यपाल महोदय से वैसे भी झूठ कहलवाया है। दूसरी बात यह है कि आदिवासी मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय,
लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण में केवल एक पैरा छोटा सा दिया गया है। आदिवासियों की खास और उत्थान के लिए इसमें कोई किस प्रकार से किया जाएगा इसके बारे में कोई बात नहीं है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत सोमवार से हुई है। संसदीय परंपरा के तहत सत्र की शुरुआत राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के अभिभाषण के साथ हुई। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में विष्णुदेव साय सरकार की दूरदर्शिता, कार्य योजना और लक्ष्य का जिक्र किया है, तो वहीं विपक्ष ने अभिभाषण को विकास विहीन बताया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सदन में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल ने अंग्रेजी में दिए अपने अभिभाषण में कहा कि मुझे खुशी है कि अल्पावधि में मेरी सरकार ने जनता से किए गए वादे पूर्ण करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं, जिसके कारण प्रदेश में न्याय, राहत और विकास का नया दौर शुरू हुआ है। किसानों को धान का बोनस, पीएम आवास, महतारी वंदन योजना का जिक्र राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में किया। विपक्ष ने अभिभाषण को अंग्रेजी में पढ़े जाने पर टोका टाकी की, जबकि सत्ता पक्ष ने इस टोका टाकी पर आपत्ति की। मोदी जी की गारंटी की बात करते हैं तो महतारी वंदना योजना का पैसा तो मिला नहीं। दूसरा 3100 रुपया भी अभी किसी किसान को नहीं मिला। और तीसरी बात जो 15, 16, 17, 18 के बोनस की बात सरकार ने कही थी, लेकिन किसानों को दिया गया 14, 15, 15, 16, वो भी किसी किसान को 2 साल का मिला है, किसी को 1 साल का मिला है, कितने ही किसान हैं जिसको मिला भी नहीं है। अभी भी बहुत सारे किसान हैं जो बोनस की राशि उसको नहीं मिल पाया है। तो ये जो मोदी जी की गारंटी का, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव की सरकार लगातार उस गारंटी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आदरणीय गवर्नर साहब का, राज्यपाल महोदय का, जो कि संविधान में कार्यपालिका के प्रदेश के हेड होते हैं, प्रमुख होते हैं, संवैधानिक प्रमुख होते हैं, उनका अभिभाषण होता है। उस अभिभाषण के पश्चात एक पूरा दिन निर्धारित करके 2 दिन इस बार निर्धारित किया गया है उस अभिभाषण पर चर्चा की। तो इसलिए विपक्ष को एक अच्छी संसदीय परंपरा का अनुसरण करते हुए टोका टाकी नहीं करनी चाहिए। 2 दिन की जब चर्चा होगी तो उस पर जो भी बात उनको रखनी है उस 2 दिन के चर्चा के दौरान रख सकते हैं। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद उनका भाषण पटल पर रखा गया। विधायक अजय चंद्राकर ने अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापित किया। वहीं अभिभाषण पर चर्चा के लिए 7 और 8 फरवरी का समय तय हुआ है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने तृतीय अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा। पहले दिन मंत्रियों के परिचय के दौरान हंसी ठिठोली भी हुई, लेकिन आने वाले दिनों में सत्र के पूरे हंगामेदार होने की संभावना है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। इधर रायपुर में सोमवार रात कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई और बैठक में विधानसभा सत्र को लेकर पार्टी विधायकों ने रणनीति बनाई। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा है कि 9 फरवरी को बजट आएगा, इसे लेकर विधायकों से चर्चा हुई है। विधायकों से ध्यानाकर्षण और स्थगन क्या विषय लाए जाएंगे, इस पर भी चर्चा हुई है। ये तो बृजमोहन अग्रवाल जी को पता नहीं है कि राहु काल 7 दिन में अलग अलग समय में होता है। रविवार को अलग होता है, सोमवार को अलग होता है, मंगलवार को अलग होता है। राहुल जी यहाँ 8 तारीख को आ रहे हैं, उस दिन राहु काल नहीं है। राहु काल तो उस दिन था जिस दिन राम मंदिर का निर्माण हुआ था, जिस बात का उनको ख्याल नहीं है। आज के बहस में, आज के चर्चा में इस बात का भी विशेष उल्लेख रहा, क्योंकि राहुल गांधी जी की यात्रा 8 तारीख को रायगढ़ जिले में प्रवेश करेगी। 9 तारीख को हमारा यहाँ बजट पर चर्चा है। 10-11 छुट्टी है, 12, 13, 14 फिर से लोकसभा है, ये विधानसभा है। तो हमारे किन किन विधायकों को यहाँ विधानसभा में मोर्चा संभालना है, किसको भाषण देना है, उनकी क्या तैयारी होनी चाहिए, हम वहाँ कौन कौन उपस्थित रहेंगे, इस बात की भी चर्चा हुई। और पूरी चर्चा
का मुख्य केंद्र हमारा राहुल जी की न्याय यात्रा रही। उनके यात्रा के संदर्भ में हम लोगों को किन किन विषयों को विशेष ख्याल रखना है, किन किन विषयों को उठाना है, इस बात पर पूरी चर्चा हुई है। 2 घंटे से लगातार विधायकों के साथ चर्चा हो रही है और सबसे पहले ये जानकारी ली गई कि विधायकों के क्षेत्र में किस किस प्रकार की कठिनाइयां हैं, कहां पर किसान परेशान हैं, कहां बलात्कार हो रहे हैं, कहां आम जनता परेशान है। इस बात की चर्चा उनसे लेकर किस विषय को हम विधानसभा में ध्यानाकर्षण के माध्यम से, किस विषय को स्थगन के माध्यम से, किस विषय को चर्चा के माध्यम से वहाँ लाएंगे, इस पर पूरी बहस हुई। इधर छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना के लिए सोमवार से आवेदन भरे जा रहे हैं। योजना के तहत प्रदेश की शादीशुदा महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह सरकार देगी और राजधानी के हर वार्ड में सोमवार से शुरू हुए शिविरों में महिलाएं लगातार पहुंच रही हैं। 20 फरवरी तक योजना के फॉर्म लिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भाजपा ने महतारी वंदन योजना की घोषणा की थी। इन घोषणाओं को भाजपा ने मोदी की गारंटी कहा था। चुनाव में बीजेपी को मिली बड़ी जीत में महतारी वंदन योजना का बड़ा हाथ माना जाता है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। इसकी पहली किश्त 8 मार्च को मिलेगी। आइए जानते हैं किन्हें और कैसे मिलेगा योजना का लाभ। महतारी वंदन योजना पात्रता की शर्तें। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिला होना जरूरी। योजना का लाभ लेने के लिए विवाहित होना जरूरी। कम से कम 21 वर्ष की आयु होना जरूरी। विधवा, तलाकशुदा, परित्यागता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी। सब आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज: बैंक खाते का विवरण का बैंक पासबुक, जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित कागजात, स्वसत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या मतदान पहचान पत्र, स्वयं व पति का आधार कार्ड, यदि हो तो स्वयं का व पति का पैन कार्ड, विवाह का प्रमाण पत्र या संबंधित दस्तावेज। विवाह संबंधित दस्तावेज न हो तो शपथ पत्र। ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करने के लिए www.mehtarivandan.cgstate.government.in पर जाएं। मोबाइल ऐप के जरिए भी कर सकते हैं आवेदन। नगरीय क्षेत्रों में शिविरों में जाकर भर सकते हैं फॉर्म। छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना के लिए आज से जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन फॉर्म जो है वो यहाँ पर भरे जा रहे हैं। आप राजधानी रायपुर में देख सकते हैं सभी 70 वार्डों में जो है वो शिविर लगाए गए हैं। जो लोग ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते उनके लिए ऑफलाइन के माध्यम से यहाँ पर फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया वो की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पोस्टर भी लगाए गए हैं। महतारी वंदन योजना, इस योजना के अंतर्गत सभी शादीशुदा महिलाओं को जो है 1000 रुपये प्रति माह जो है वो दिया जाएगा। सीधे प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं, क्या प्रक्रिया है इस फॉर्म भरने की? देखिए, आज से ये योजना चालू हुई है जिसको लेके काफी लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और सरकार की महत्वपूर्ण योजना है जिसमें पार्षद लोग भी अपना सहयोग दे रहे हैं। पार्षद लोग भी अपना सहयोग कर रहे हैं। नहीं, देखिए इसमें जो है सभी क्योंकि यह महिला बाल विकास विभाग का कार्यक्रम है और आंगनबाड़ी केंद्र के कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वे जो है इसके फॉर्म को लें और इसके लिए जो आवश्यक दस्तावेज है उसका परीक्षण कर फॉर्म भरा जा रहा है और ये सभी वार्डों में हो रहा है। तो ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन से जो प्रक्रिया है आज से शुरू कर दी गई है। सभी महिलाएं जो हैं, जो महिला बाल विकास विभाग द्वारा जो है शिविर लगाए गए हैं। जो लोग ऑनलाइन नहीं भर सकते उनके लिए ऑफलाइन फॉर्म भरने की सुविधा भी रखी गई है और 20 फरवरी जो है वो अंतिम तिथि फॉर्म भरने की यहाँ पर जारी की गई है। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, NH 24/7 रायपुर। इधर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सोमवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल का जायजा लिया और इस दौरान मंत्री को देखकर मरीजों के परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों ने अस्पताल के स्टाफ और खराब व्यवस्था को लेकर मंत्री से शिकायत की, जिसमें मंत्री ने स्वास्थ्य सुविधाएं जल्द बेहतर कराने का आश्वासन दिया। साथ ही सभी अस्पताल के हालात को लेकर पिछली कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया।
मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, जो आज लगातार दूसरी बार प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर निरीक्षण के लिए जब मंत्री आए हैं तो यहाँ पर जो मरीज हैं वो अपनी समस्या को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं और मंत्री से पूछ भी रहे हैं कि ये व्यवस्थाएं आखिर कब ठीक होगी। मंत्री जी, आप निरीक्षण के लिए आए, लगातार दूसरी बार आपने निरीक्षण किया है, क्या यहाँ पे हालात देख पा रहे हैं? काफी हद तक व्यवस्थाओं में सुधार है। स्टाफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। स्वच्छता भी पहले की अपेक्षा अच्छी है। पानी पेयजल के लिए वाटर कूलर्स की आवश्यकता दिखी। कुछ वाटर कूलर खराब हैं, कुछ नए लगाने हेतु कहा है। पंखा, कूलर सभी को रिपेयरिंग करने हेतु कहा गया है और साथ ही साथ कुछ मशीनें खराब हैं। मशीनों को ठीक करने के लिए कहा गया है। जहां जो मशीन ठीक नहीं हो सकते हैं उनको नया लेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि ये 5 सालों में पूरी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो चुकी हैं, आने वाले समय में व्यवस्थाओं को पूरी ठीक करेंगे और एक बार में व्यवस्था ठीक नहीं हो सकता पूरी तरह से। धीरे धीरे स्टेप वाइज हम प्रयास कर रहे हैं कि ठीक हो जाए। मरीज भी यहाँ पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, आपने खुद सुना, आपके सामने वो अपना दुख जाहिर कर रहे थे। सिस्टम में सुधार किया जाएगा क्योंकि अभी जो इलाज के लिए आते हैं उनको काफी समय लग जाता है ऑपरेशन या बाकी चीजों में। चूंकि ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, मरीजों की संख्या ज्यादा है, हमारे जितने बेड हैं उससे डबल क्षमता में पेशेंट हैं। इसलिए अभी आने वाले बजट में भवन की भी माननीय मुख्यमंत्री से हमने बात किया है 700 बेड का। साथ ही साथ जो मशीनरीज हैं, उपकरण हैं, मैन पावर हैं, सभी कम है। अभी व्यापम से भर्ती हेतु मैंने निर्देशित कर दिया है। लगभग 300-350 पदों की जो यहाँ रिक्तियां हैं और जो मशीन है उसके लिए अभी आज लिस्ट लेकर हम देंगे। क्योंकि अभी हमारी सरकार बने 1 महीने ही हुए हैं, इसलिए सने आने वाले समय में सभी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। जी, कॉर्पोरेशन से जो दवाइयां आ रही है वो अमानक भी पाई गई है और जो दवाइयों की सप्लाई भी सही तरीके से नहीं हो रही है। देखिए, जो दवाइयां अमानक अखबारों के माध्यम से हमने भी पढ़ा था, फिर उसमें पता भी किया, तो उसकी संपूर्ण जांच के लिए विभाग उसमें पूरी कर रही है। अगर कोई अमानक दवाई पाई गई है तो उस सप्लायर के खिलाफ कार्रवाई भी हम करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से जो कमी की बातचीत है, दवाइयों की यहाँ कोई कमी नहीं है। कुछ केमिकल्स, रिएजेंट की कमी अभी डॉक्टर्स ने बताया है, उसको जल्द से जल्द हम भेज देंगे। दवाइयों के बिना मरीजों का इलाज नहीं रुकेगा, रिएजेंट के बिना जांच नहीं रुकेगी। सभी हमारे स्टाफ मेहनत करके इसको अग्रणी हॉस्पिटल बनाएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, जिन्होंने कहा कि अंबेडकर अस्पताल को राज्य का अग्रणी अस्पताल बनाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में 5 साल में कोई भी काम नहीं किया, जिसको लेकर यहाँ पर समस्याएं जो है वो बनी हुई है। और साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी जो बजट है उसमें राशि का प्रावधान करके यहाँ पर व्यवस्थाएं बढ़ाई जाएंगी। कैमरामैन अरुण के साथ स्वप्निल गोरखेड़े, INH न्यूज, रायपुर। इधर परिवहन मंत्रालय ने 60 किलोमीटर में एक टोल प्लाजा स्थापित करने के निर्देश दे दिए हैं, लेकिन रायगढ़ उड़ीसा नेशनल हाईवे 39 में इन निर्देशों की अवहेलना हो रही है। बता दें कि रायगढ़ जिले के झलमला के पास साल भर पहले ही टोल प्लाजा का निर्माण किया गया था और टोल प्लाजा में छोटी कारों से 65 रुपये और बड़ी गाड़ियों से 180 रुपये तक की वसूली की जा रही है। वहीं रायगढ़ से 49 किलोमीटर दूर उड़ीसा के गोविंदपुर में भी टोल प्लाजा है, जहां टैक्स वसूली की जा रही है, जिसे NH में सफर करने वालों को दोगुना टैक्स देना पड़ रहा है। जबकि निम्नानुसार एक प्लाजा पार करने के लिए 60 किलोमीटर तक का दूसरा टोल नहीं बनाया जा सकता। इधर सरगुजा जिले के मैनपाट में संचालित एकलव्य विद्यालय के छात्र प्राचार्य की प्रताड़ना से तंग आकर कलेक्टर को कूच करने पहुंचे। करीब 400 छात्र कलेक्टर से मिलने अंबिकापुर के लिए रवाना हुए। इस दौरान छात्रों ने प्राचार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और छात्रों का आरोप है कि प्राचार्य उनसे गाली गलौज करता है, साथ ही कॉपी किताब मांगने पर धमकी देता है और यह सिलसिला 1 साल से जारी है। छात्रों के सब्र का बांध जब टूट गया तब सभी कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी समस्या बताई और
400 छात्र करीब 40 किलोमीटर दूर भूखे प्यासे कलेक्टर से मिलने निकल पड़े। मामले की जानकारी तब कलेक्टर को हुई तो खुद वह छात्रों से मिलने पहुंचे और उनकी समस्याएं भी सुनी। साथ ही कलेक्टर ने मौके पर सीएसपी को प्राचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। वहीं सुबह से भूखे प्यासे निकले छात्रों के लिए पानी, चाय और नाश्ते की व्यवस्था कराई। साथ ही बस से मैनपाट वापस लौटाया। का व्यवहार हम लोग के प्रति है उनका बहुत उचित था। कल जब आए थे तो जो हम लोग का कपड़ा सामान होता है किसी को मिला भी नहीं है। वो सबको मतलब रात को उनके गाड़ी में मतलब स्कूल से निकाल के ले जा रहे थे। उसको फिर कुछ बच्चे देखे तो फिर बुला के हम लोग को लेके गए। फिर वो सबको हम लोग उतरवाए। हम लोग अभी से ही नहीं, लगभग अगस्त के महीने से उनके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। बार बार एक बार नहीं, बड़े बड़े अधिकारियों तक बात पहुंचाई गई, लेकिन आज तक कभी उनके बारे में निष्कर्ष नहीं निकला है। तो आखिर में हम लोगों ने एक बार फिर से प्रयास किया था इसी टाइप का स्ट्राइक, लेकिन उसमें सभी सर लोग आके हम लोग को बोले। तहसीलदार सर आए थे, नागेश सर आए थे, सभी लोगों ने समझाइश दिया कि घोड़ा दिया जाएगा। उस दिन हटा भी दिया गया। लेकिन एकलव्य में लास्ट टाइम जैसे हुआ था कि एकलव्य में बच्चों को समस्या थी तो प्रिंसिपल को लेके थी, तो हमने बता दिया कि प्रिंसिपल को लेकर समस्या थी, कुछ कमियां थी, जैसे साबुन मिल नहीं रहा है, किताबें मिल नहीं रही हैं, या खाने का कोई ये है, पढ़ाई के लिए टीचर नहीं है। तो ऐसा समस्या लेके बच्चे निकले थे वहाँ। तो मैंने सुबह मैसेज किया था उनका, बिकॉज इलेक्शन का भी काम चल रहा है। अगर आप भी ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए। ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 29 फरवरी से पेटीएम पेमेंट बैंक बंद होने वाला है और आरबीआई ने पेटीएम में मनी लॉन्ड्रिंग और केवाईसी से जुड़ी गड़बड़ियां पाई हैं, जिसके बाद पेटीएम पर बड़ा एक्शन लिया गया है। रिपोर्टर्स के मुताबिक कुछ महीने पहले आरबीआई ने प्रवर्तन निदेशालय को पेटीएम में नियमों के उल्लंघन के बारे में सचेत किया था, लेकिन पेटीएम की ओर से लगातार नियमों का उल्लंघन जारी रहा। अब आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर पाबंदी का ऐलान किया है और पेटीएम की कई सर्विसेज 29 फरवरी से बंद होने जा रही है। आरबीआई के एक्शन से करोड़ों यूजर्स प्रभावित हो रहे हैं। वहीं बहुत से लोगों में कंफ्यूजन है। वैसे इस एक्शन के बाद तय है कि 29 फरवरी से पेटीएम पेमेंट बैंक के जरिए आप कोई भी लेन देन नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम तो होगी ही, क्योंकि अभी चलो उसका कुछ अल्टरनेटिव हम यूज करना पड़ेगा, क्योंकि चालू करना पड़ेगा। भारत पे फोन यूपीआई सब चालू करेंगे, उसको यूज करेंगे अभी, और क्या कर सकते हो। नहीं तो प्रॉब्लम तो जाहिर सी बात होनी है उसके। जानकारी मिली थी आप पेटीएम यूज करते थे? हाँ, पेटीएम ही हमारा पूरा पेटीएम ही लगा, हम पेटीएम ही यूज करते हैं। पेटीएम का यूपीआई, पेटीएम का पेमेंट बैंक सब यूज करते हैं। लोग ग्राहक हुए जो ज्यादा पेटीएम पर भरोसा था, अभी क्या होगा पता नहीं, लेकिन परेशान हो गए। तो अब दूसरा यूपीआई यूज करेंगे फिर? हाँ पेमेंट के लिए क्या यूज करेंगे? हाँ, दूसरा तो चल रहा है, चलने दो। अगर आप भी पेटीएम बैंक का इस्तेमाल करते हैं तो सतर्क हो जाइए। आरबीआई ने पेटीएम पर अब बड़ी कार्रवाई कर दी है और 29 फरवरी के बाद से पेटीएम पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग, इसके अलावा यूपीआई पेमेंट से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने पर पेटीएम पर आरबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है और पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिए प्री पेमेंट और इसके अलावा यूपीआई पेमेंट जो है पेटीएम के जरिए नहीं किया जा सकेगा। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद आरबीआई ने पेटीएम पर यह कार्रवाई की है। कई नियमों का उल्लंघन भी जो है वो पाया गया है, जिसके तहत ये पूरी कार्रवाई की गई है और यूजर्स जो है अब पेटीएम का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मोहम्मद हसन, NH24/7 रायपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहे NH24/7। नमस्कार।